जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूँ कि आपने सबने तैयारी करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। हम किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। तो कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैन अवी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया, तो तुमने कोई एटमी धमाका किया, हमारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने। तुमने तो वैसे ही पाकिस्तान की दवाई की मेरे को कसर नहीं छोड़ी, तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी दिन हो गए ख़त और मरासले का जिक्र करते, लेकिन अभी तक भी इसकी धूल थमी नहीं है। अभी तक ये बाज़गश्त जारी है। कल मीनार पाकिस्तान में एक अच्छे क्राउड के सामने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फिर से अपना नैरेटिव दोहराया और उन्होंने फिर से उसी ख़त का जिक्र भी किया, साजिश का जिक्र भी किया और उसके बाद उसका हल भी बताया कि अब जो कुछ हो चुका है, कम अज़ कम अब आप अगले इलेक्शन की तरफ जाएं तो ही मसला ठीक हो सकता है। इमरान साहब का डिमांड अपनी जगह, उनके जलसे, उनकी सियासत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास दोबारा से आज हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें ख़ास तौर पर एक दफ़ा फिर से इस ख़त का जायज़ा लिया गया और डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी उसमें शामिल किया गया। जो पिछला इजलास हुआ था उसके मिनट्स पर भी बात की गई और जो उस वक्त के अमरीकी सफ़ीर थे, पाकिस्तान के अमेरिका में जो सफ़ीर थे, उनको भी इसमें शिरकत की दावत दी गई और उनसे भी उनकी ब्रीफिंग ली गई, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लिया गया कि वो इस पर क्या कहते हैं। असद मजीद साहब तो वो भी इसमें शामिल रहे। बहरहाल सारी गुफ्तगू के बाद एक और एलामिया जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि पिछले एलामिया की तौसीक की जा रही है और ये कहा गया कि जनाब साजिश का कोई सबूत हमें नहीं मिला है, किसी साजिश के नतीजे पे हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन बहरहाल फिर से वो बात की गई कि जो ज़ुबान थी वो सही नहीं थी मरासले में और गैर मुल्की मुदाखलत को और जो बाकी जो चीज़ें मिनट्स थी उसकी उनको दोबारा से एंडोर्स कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि एक जब एलामिया इस तरह का आ चुका था तो फिर उसके बाद दोबारा से ये मीटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इस हद तक तहकीकात काबिल कबूल हैं सबके लिए या इससे ज़्यादा बढ़कर कोई कमीशन बनाया जाएगा तो फिर ही काबिल कबूल होंगी तहकीकात? क्या एक दफ़ा फिर से ये कह देने से कि साजिश नहीं हुई, इमरान खान साहब के बयानिए में से हवा निकल गई है? क्या अब उनके साथ लोग दोबारा से मौजूद नहीं होंगे? ये भी जानना ज़रूरी होगा। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मामलात पे भी बात करेंगे जो चल रहे हैं इस वक्त सियासी, जो नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं वो भी, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई उसके बारे में भी बात करेंगे कि आइंदा का लाहेमल क्या तय होने जा रहा है दोनों बड़ी पार्टीज़ के दरमियान। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और बात का आगाज़ करूँगी मैं इमरान साहब से। इमरान साहब, जो बातें की गई कमोबेश वही थी जो पहले भी की गई और DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके थे कि साजिश का जिक्र कहीं नहीं है एलामिया में, तो फिर आज के एलामिया में आज के इजलास की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के इजलास की ज़रूरत इसलिए पेश आई समीना कि पहला जो इलामिया था उस वक्त तक आपके खुफिया इदारों ने, एजेंसीज ने ना तो कोई तहकीकात की थी और ना ही असद मजीद साहब उस वक्त आके उन्होंने कोई ब्रीफिंग दी थी। इसलिए आज वाला जो इजलास है ना उसकी अहमियत ज़्यादा है क्योंकि अब इदारों ने तहकीकात भी कर ली थी और उन तहकीकात के अलावा असद मजीद साहब जो कि मेन करैक्टर हैं उन्होंने आके ब्रीफिंग भी दी। पर इस ब्रीफिंग और उन तहकीकात की बिना पे ये फैसला किया गया और आज का ये इलामिया जारी किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इलामिया ने खान साहब का जो ये बयानिया था ना कि ये बैरूनी साजिश हुई है उसको तो ज़मीन बोस कर दिया, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने ये सवाल किया था कि अब लोग निकलेंगे या नहीं। देखिए, इमरान खान साहब और उनके साथी, ये उनके मानने वाले, वो आप कुछ भी कर लें, जुडिशल कमेटी का जो कह रहे हैं, जुडिशल कमीशन का वो भी बना लें, लेकिन अलमिया ये है कि वो अगर उन्होंने भी यही फैसला दे दिया तो वो उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे। वो यही फैसला तस्लीम करेंगे जिसमें उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो मर्ज़ी आप कर लें, इमरान खान साहब को और उनके साथियों को वही बयानिया पसंद आएगा, वही फ़ैसला इलामिया पसंद आएगा जिसमें उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी। हिलाली साहब, आपका क्या इस पर नैरेटिव है? आज का जो इजलास है वो अगर फिर से ये कह रहा है कि साजिश नहीं हुई है
तो क्या ये बात काबिल कबूल होनी चाहिए सबके लिए कि जब आपकी सिक्योरिटी कमेटी ये बात कह रही है जिसमें आपके मुल्क के बड़े लोग मौजूद हैं, तो फिर आपको क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम साजिश के मोहरे कह रहे हैं, जो खुद वज़ीर आज़म की सूरत में वहाँ बैठे हुए चेयर कर रहे हैं, उनके वो अंडर अपने इजलास कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जी हम क्लियर हैं, हम पे कोई साजिश नहीं हुई, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या हमारे हलक़ के अंदर डाल रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इंटरफियरेंस तो मान गए, इंटरफियरेंस और कंस्पिरेसी के क्या फ़र्क है? क्या इंटरफियर क्यों हो रहा था, किस लिए? क्या शायद ये इंटरफियर नहीं हो रहा था कि हमारे हम वो अमेरिका एक पेज पे थे, दोनों चाहते थे कि ये गवर्नमेंट ना हो, दोनों के साथ इनका मिलाप ठीक नहीं चल रहा था? क्या ये नहीं हो सकता? नहीं तो क्यों वो इंटरफियर कर रहे थे और क्यों उस वक्त बयान देना पड़ा कि इंटरफियर कर रहे हैं? मगर साजिश नहीं है, खुदा जाने ये किस किस्म के अल्फाज, व्हाट या स्प्लिटिंग हेयर्स, ये सब छोड़ें। ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन है और एज इट हैपन्स ये टोटली मैन मेड रेजीम चेंज ऑपरेशन, जिधर दो साइड्स हैं और दोनों एक पेज पे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता, और सबूत इस पे ज़्यादा क्या हो सकता कि $200 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको। और उन्होंने एक और चीज़ हमें एम्बेसडर के थ्रू ऐलान किया था, वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज़ हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफ़ कर देंगे। कि कौन सा तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ़ हुआ अगर $200 मिलियन आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है? कौन सा और तरीका है आप बता सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसीज जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं, वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ हो? कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और अब देखिए क्या हुआ है, सबको क्लीन चिट मिल गया है ना, अमेरिका को चिट मिल गया है। वो जो मुलाकातें हो रही थी, वो जो पैसे हमें मिले हैं, वो जो पैसे रूबी काउंटर पार्ट फंड से भी मिले हैं, उनकी खुशी, ठीक, वो तो खुश हो गए। इधर भी कुछ लोग हैं जो खुश हो गए। और ये बार बार ये इंक्वायरीज हो रही हैं, क्यों? आपने सुना होगा कि एक सुराख में जब आप होते हैं तो खुदाई बंद करो, इसलिए जब तुम खोदते रहते हो यू गेट इवन डीपर इनटू द होल। मैं समझता हूं एक ही चीज है जो खत्म कर सकता है। बजट अनाउंस करो कब होगा और उसके बाद अनाउंस करो इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और चलिए इस पे मैं आती हूँ, लेकिन अभी मुझे इस पे थोड़े से क्वेश्चंस इमरान साहब से और भी करने हैं। इमरान साहब, एक तो मुदाखलत को तो सब माना, तो मुदाखलत भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और जो इन्वेस्टिगेशन की भी बात हो रही है कि ठीक है आपने सफ़ीर को बुला लिया, खैर वो उन्होंने यही बात की कि जी बिल्कुल उनकी ज़ुबान ठीक नहीं थी और उन्होंने ये बातें की, लेकिन जो लोग साजिश के सारे किरदार जिन पे उंगलियां उठ रही हैं उनको इंटरव्यू नहीं किया गया, कोई इंडिपेंडेंटली हमने नहीं देखा कि मीडिया को कोई एक्सेस हुआ हो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये तो फिर इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ पे सवाल तो उठाएंगे कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है। समीना, पहली बात तो ये कि आप क्या समझती हैं कि इतने बड़े लेवल पे जब कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें मीडिया को एक्सेस दी जाती है या दी जानी चाहिए? कहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़, पता चल रहा होता है ना भी फलां का इंटरव्यू हुआ आज, जैसे वो तो यहाँ भी, वो तो यहाँ भी चल रहा है।
और दूसरी बात ये, लाली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सब को एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी, हर सियासी जमात, हर बंदा ये चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो, अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है। जो लोग, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें, मैं खुद इस हक में इनको बनना चाहिए, लेकिन आज ये मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया है तो हम यहीं बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइज्ड है, वो भी अप्रोच्ड है, वो भी कमीशन बना था तो उसको एक्सेप्ट किया था बाद में। मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि आपने इन चीज़ों में कितनी खराबी पैदा कर दी है। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो हमारी एजेंसीज को मानती है कि जी आपकी एजेंसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, और अगर हम खुद ही नहीं मानते, हम खुद ये कह दें कि जी उसका चीफ जो है उसने मजबूर किया कि आप ये फैसला गलत कर, इस लेवल पे इस तरह की बातें नहीं होती और ना ही वो इस तरह की चीज़ होती है कि जो चीफ चाहे वो चीज़ हो जाए। उन्होंने हक़ाइक़ की बिना पे ये बात करना होती है। कौमी सलामती कमेटी से बड़ी आपकी कोई कमेटी है? इससे हाई लेवल तो कमेटी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन ज़रूर बनना चाहिए ताकि अगर किसी के शक में कोई, किसी के ज़हन में कोई सवाल है, कोई इब्हाम है, कोई शक है तो वो भी दूर हो, एक थॉरो किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन हो जिसपे सबका एतमाद भी हो, बिल्कुल ना कि एक मीटिंग के बाद एक चीज़ आ रही है लेकिन उसके ऊपर भी फिर बात वही आ जाती है। लाली साहब शायद कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जी लाली साहब। देखिए समीना, बेशक आप जुडिशल कमीशन, और जुडिशल कमीशन हाँ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ जुडिशरी का और इस्टेब्लिशमेंट का क्या राब्ता है, उसके बारे में मैं इस वक्त वो डिस्कस नहीं करना चाहता। लेट अस अस्यूम कि वो इंडिपेंडेंट रिलेटिवली होगा, मगर उनको इंफॉर्मेशन किधर से आएगी? इंफॉर्मेशन वो खुद तो नहीं पैदा कर सकते हैं, वो लोगों को जाके, इदारों को जाके पूछते हैं और वो फिर वो इदारा आ जाता है। माने एक इदारा ने फैसला कर लिया है कि ये साजिश नहीं है, अब आप चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन हो और इंफॉर्मेशन जो इदारे के पास है वो अनसिलेक्टिवली रिलीज होगा। दूसरी बात है, मुझे आप बताइए, अयूब इस्कंदर अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ हुआ, जिया भुट्टो अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ हुआ, मुशर्रफ जो आया अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ नहीं आया, मगर सर्टेनली जब ठहरा अमेरिकन ब्लेसिंग्स के साथ और उनके सपोर्ट के साथ, वो तो एक फ़ोन कॉल पे, जैसे हम हर वक्त जानते हैं, वो ढेर हो गया। और जब गया वो अमेरिकन इंस्टिगेशन पे, ब्लेसिंग नहीं इंस्टिगेशन पे गया। इस तरीके से बीबी वापस आए और उस तरीके से ये नवाज शरीफ भी वापस आया, और अभी ये फिर एक अमेरिकन हाथ इसमें है। तो लुक एट योर हिस्ट्री। और अगर आप अपना भी हिस्ट्री छोड़ दें, 200 कूज 80 मुल्क में हुए हैं सिंस 1945, जिसमें अमेरिका खुला इन्वॉल्व्ड है, मगर इधर नहीं हुआ, ये इस दफे नहीं हुआ। फॉर गॉड्स सेक लेट्स ड्रॉ, जो हिस्ट्री बताता है, जो कॉमन सेंस बताता है, जो हमारे इंटेलिजेंस बताता है, कम से कम वो तो ड्रॉ करो द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। चलिए, अब वो बात आ जाती है कि दोनों नैरेटिव सामने आ चुके हैं, अवाम पे ही है कि वो किसका नैरेटिव बाय करते हैं। लेकिन मैं इमरान साहब, फिर मैं ये बात तो फिर आपसे पूछूंगी कि फिर आखिर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो उनके साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे, वो वही नैरेटिव फॉलो करेंगे जो इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे, तो फिर इस तरह तो ये इस सारी एक्सरसाइज का फिर मकसद क्या है? फिर ये तो मामला कभी भी हल होएगा ही नहीं मेरा ख्याल। सबीना, आप ज़रूर पूछें और आपके सवाल के जवाब में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसका हल सिर्फ एक है कि हमारे जो लीडर हैं, वो इमरान खान साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, कोई ऐसे लीडर हो, उन सब को होश के दामन को पकड़ना पड़ेगा, होश का दामन लेना होगा और सोच समझ के मुल्की मफाद को देखना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखें। खुदा का वास्ता इक़्तिदार को छोड़ दें, इक़्तिदार की लालच को छोड़ के सोचें। ये भूल जाएं कि आप इक़्तिदार में हैं या आपसे इक़्तिदार छिन गया है। आप पाकिस्तान के लिए सोच लें, अगर पाकिस्तान होगा, आप होंगे तो इक़्तिदार में आप दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार में नहीं हैं तो आप तमाम इदारों को ही
इस तरह से शुरू कर दें कि जनाब ये सारे ही जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं और सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इस तरह चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। ठीक है, बिल्कुल जी, सबको इदारों को एहतराम देना चाहिए और इदारों का भी हम यही उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका कैरेक्टर ऐसा हो कि सब उनका खुद ब खुद एहतराम करें। लेकिन मैं थोड़ा सा मामले को आगे लेके जाना चाहती हूँ। हिलाली साहब, जो कल का जलसा था इमरान खान साहब का जो उनकी स्पीच थी, जो क्राउड था, जो क्राउड का रिस्पॉन्स था, हाउ डू यू सी एंड हाउ डू यू रेट इमरान खान साहब? अब जलसे तो उन्होंने कामयाब कर लिए हैं, लेकिन आगे उनके पास अब क्या ऑप्शन है? कैसे अपनी बात, अपना डिमांड कैसे मनवाएंगे वो? देखिए, मुझे एक डिस्टर्बिंग सा ट्रेंड मैंने नोटिस किया। उनके स्पीचेस जो हैं ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं और ये अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए कि उनके सपोर्टर्स पूछ रहे हैं ये काफ़ी नहीं है कि हम मिले, लाखों मिले और उन सबको, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किया, जो भी किया है, उनको हम क्रिटिसाइज़ करें, गालियाँ दें। ये काफ़ी नहीं है। आफ्टर अ वाइल ये ख़त्म हो जाता है। एक्शन चाहिए। आप समझ गई हैं? एक्शन चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? कहता है इस्लामाबाद, मैं एक्शन दूंगा तुम्हें इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद में भी यही हुआ कि 5-7 लाख लोग आके तकरीर होके वो चले गए और दूसरे दिन पिक्चर्स आते रहे अखबार में कि नून की गवर्नमेंट ये कर रही है, वो पेट्रोल का प्राइस 100 से बढ़ गया और ये फलाना इतना ये हो गया है, तो लोग कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये तमाशा। प्लान ऑफ एक्शन बड़ा जरूरी है लाली साहब, और वो क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। और मैं क्वेश्चन यही सामने रखती हूँ, पीटीआई की सीनियर रहनुमा मियां महमूदुर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कल के जलसे के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ ये भी बात करेंगे कि प्लान ऑफ एक्शन क्या आगे है। बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। कल अच्छा क्राउड था और काफ़ी हमने देखा चार्ज क्राउड था। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब कल के क्राउड के बाद, देखने के बाद, अवाम की सपोर्ट देखने के बाद प्लान ऑफ एक्शन कब देंगे? अब अगले 10 दिन अभी हम यही देखें कि रेस्ट पर है सिचुएशन? नहीं, देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि एक तो रमज़ान का आखिरी अशरा है, आगे 3-4 दिन के बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी 5 दिन में, तो ये अगला 10 दिन तो ताक रातें, इबादत, आखिरी अशरा, ये सारी चीजें हैं। शायद इस दौरान एक आध जलसा हो, लेकिन इस दौरान आइंदा जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस हवाले से पार्टी की हाई कमान, पार्टी के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिसीजन मेकिंग तो शुरू हो गई। और कल भी पिंडी डिवीजन के अरकान असम्बली की वहाँ बनीगाले में मीटिंग खान साहब ने तलब की हुई है। इसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग भी मतवक्को है 1-2 दिन के अंदर, और ईद के फौरी बाद जो है कोई प्लान है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। और इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो बात अभी थोड़ी सी मैंने सुनी है, लाली साहब भी शायद ये कह रहे थे कि जलसा खेलने से तो शायद हम अपना जो मतलूबा मकसद है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा सिर्फ फोकस इस बात पे है कि फौरी नए इंतखाबात हों और जो भी मुंतखब हुकूमत हो वो आके आइंदा कारोबारी ममलकत जो है वो संभाले, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बिल्कुल भी आगे नहीं चलना देने चाह रहे हैं। अगेन वही बात है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स क्या होंगे? क्या लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ एक दफा फिर हम देखेंगे 2014 की तर्ज पे कोई लंबा धरना देने का प्लान? मेरा ख्याल है सारी चीजें हो सकती हैं। सिविल डिसओबीडियंस भी कुछ लोगों के ज़हन में है, कुछ लोगों के ज़हन में है कि नहीं, हम पुरअमन रहते हुए एक जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दें, और उधर से पूरा KPK, इधर इस्लामाबाद है, इधर से GT रोड से बाकी सारे सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के लोग हैं वो वहाँ पहुंचे, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो वहाँ जाके तो बैठ जाएं और हुकूमत को मजबूर करें कि वो फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये तो फैसला कर लिया कि मिलियंस ऑफ पीपल्स जाएं और वहाँ बैठ जाएं और हुकूमत को मजबूर करें नए इलेक्शन के लिए, तो जो अब आप नया फौरी इलेक्शन चाहते हैं, आज से 6 हफ्ते पहले जब ये अपोजिशन आपसे यही मुतालबा कर रही थी कि आप इलेक्शन करवा दें, तो उस वक्त आप क्यों इस बात को नहीं मानते थे? देखें, उस वक्त इसलिए नहीं मानते थे कि हमारा मैंडेट 5 साल के लिए था,
मुझे ये बताएं कि एक इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको जिस तरीके से गिराया गया है, वो अपोजिशन तो कहती रहती है जी आप इलेक्शन करवा दें जल्दी। हम ये समझ रहे थे कि हमने जो चीजें, जो प्लान, जो हमने मंसूबे और प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उनका टेक ऑफ का ये साल है, अभी 1.5 साल इंतखाबात में पड़े हुए हैं, हम उन सारी चीजों को बेहतर अंदाज के साथ आगे लेकर जाएंगे और फिर अपने वक्त के ऊपर इंतखाब होंगे। इंतखाबी इस्लाहात भी हम लेके आ रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट था, ईवीएम थी, वोटिंग मशीन थी, ये सारी वो चीजें थी जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि इन टाइम कोई प्री मैच्योर इलेक्शन तो ये हुकूमत की मर्जी होती है कि वो करे या ना करे। सबसे ज्यादा जोर मियां साहब फिर हम आइंदा ये उम्मीद रखें कि अगर आपको आइंदा हुकूमत में आने का मौका मिलेगा तो आप तहरीक अदम इत्मीनान का ऑप्शन खत्म करवा देंगे आइन में तरमीम के जरिए से? बिल्कुल ये हो सकता है जी। जो हुकूमत आए उसे 5 साल के लिए अगर मैंडेट मिला है तो उसे वो मैंडेट का एहतराम करते हुए उसे पूरी मुद्दत दी जानी चाहिए। हमारे से पहले 2 हुकूमतों को पूरी मुद्दत मिली। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा मियां साहब, थोड़ा पंजाब के हवाले से मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाह रही हूँ। बड़ा ही अजीब सा क्राइसिस बना हुआ है पंजाब में। अब बस कर दें, हमजा शहबाज साहब को ले लेने दें हल्फ, कोई बात नहीं, जैसे उन्हें कबूल कर लिया है उनके वालिद साहब को, उन्हें भी कबूल कर लें। जी, वहाँ पंजाब में थोड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है। पंजाब में जो 26 लोटे हैं हमारे, जो उन्होंने लोटे किए हुए हैं, उनकी क्योंकि उन्होंने वोट अब इस्तेमाल किया है सेंटर में, तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया वोट, बिल्कुल, और अब इसमें डिफेक्शन क्लास इनके ऊपर लगेगी। रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन को जा चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इस पे डिसीजन आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये 63A के ऊपर बहस जारी है। मियां साहब वो तो बड़ा लेट हो गया, तो ईद के बाद अभी मजीद समाअत होगी और उसके बाद तो अब इतने दिन क्या वजीर आला के बगैर चलेगा? बात ये कि आप लोगों ने इसी सिस्टम में रहना है, इसी सिस्टम में सियासत करनी है। गवर्नर साहब को हल्फ ले लेंगे, जब डिसीजन आएगा बाद की बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वैसे भी आप लोग गवर्नर साहब तो अभी कह रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसके ऊपर ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये एक आईनी मसला है जी, ये आईनी लड़ाई है, वो जारी है, अदालतों में चल रही है बात सारी। मियां साहब जो फैसला होगा उसको। मियां साहब 2 चीजें बड़ी अहम है आपसे जानना। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने जलसे में कल कहा कि जिससे गलती हुई है वो अपनी गलती सुधारे, तो किससे गलती हुई है जो नहीं सुधार रहा? ये तो इमरान खान साहब से आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपसे उन्होंने शेयर नहीं किया? आपसे नहीं शेयर किया? नहीं, हमारे साथ शेयर नहीं हुई। अच्छा, दूसरा ये कि क्या कुछ लोगों का ये कहना है आपके नाकदीन का कि ये जानबूझ के पीटीआई की हुकूमत ने ये जो इस्तीफे वाला मामला था वो किया था कि कल को इस तरह के हालात हों तो उसको इस्तेमाल किया जा सके? क्या उस वक्त आपके जो माहिर थे, मुशीर थे, वो नाअहल थे जिनको ये समझ नहीं थी कि इस्तीफा किसके नाम पे लिखना चाहिए, या क्या वजह थी? मेरा ख्याल है कि ये तो आईनी तौर पे अगर देखा जाएगा तो इसमें कोई ऐसी वजन नहीं लगता इस बात में कि इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा गया है या सदर के नाम लिखा गया है या गवर्नर के नाम लिखा गया है। असल चीज तो इस्तीफे के बाद उसकी वेरिफिकेशन है। अगर चीफ मिनिस्टर ने वो इस्तीफा जाके गवर्नर के सामने दे दिया और वेरीफाई कर दिया, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया और गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये चीज बेमानी हो जाती है कि किसके नाम लिखा गया इस्तीफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां महमूदुर रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। उसकी एक वजह जाहिर है ये कि अगर क्राउड आपके जलसों में आ रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपका हौसला बढ़ता है। लेकिन अब शायद ये चीज़ जो है वो जो हुकूमत है उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। तो ये जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। पहले मैं हिलाली साहब का एक कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें ये भी ऐड कर लीजिए। ये लोग खुद यानी ये मान रहे हैं कि ये एक गैर मकबूल फैसला था कि खान साहब को हुकूमत से हटाया गया, तो फिर इसका मतलब है फिर खान साहब तो अगर क्राउड बुला रहे हैं, क्राउड उनके जलसों में आ रहा है, तो फिर तो वो सही है, अपनी बात में वो जायज़ है। फिर हाँ, ये जावेद लतीफ़ तो बाद में कह रहा है ना जो वो पहले कहना था। फॉरगेट दिस मैन एंड फॉरगेट, ये इस किस्म के वो कहते हैं
when you look back your vision is perfect. मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया. इन्होंने कहा economy was doing badly, really. तो आप पढ़ें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 का जाके पढ़ें, इसको कहें पढ़ें. उसमें क्या लिखा है? 5.6% ग्रोथ. आपको पता है कि इट्स मोर देन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ. वो बुरा है. और इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट 7.3% इन 2021 और इस साल प्रोजेक्शन है कि इतना ही होगा. सही बात है, कंज्यूमर प्राइसेस 8.9% 21 में बढ़े थे, मगर आज 11.2% इस साल होंगे. फिर भी मैं कहता हूं इट इज नॉट बियॉन्ड दिस थिंग. करंट अकाउंट डेफिसिट 4.6% 2021, इस साल IMF प्रोजेक्शन 4.3%. यार फॉर गॉड सेक इकोनॉमी रिवाइव हो गया था. और मैं आपको बता रहा हूं अगर वो गैस एग्रीमेंट और वो व्हीट एग्रीमेंट 30-40% जो सस्ता था दूसरे मुल्कों से अगर वो मिल जाता तो क्या नहीं होता. 4.3% है इकोनॉमिक डेफिसिट. भाई वी वर खुद I mean, ये लोग जो कहते हैं तबाही तबाही तबाही, कभी रुपया में देते हैं, कभी गलत देते हैं, कभी अपने कॉन्कॉक्ट करके देते हैं. मैं आपको बताता हूं तो इसीलिए फिर वो कहते हैं ना कि ये पंचेस लगे हैं द बॉडी पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, तो फिर इसीलिए शायद वो उसे गैर मकबूल कह रहे हैं ना कि अगर इकोनॉमी आपके नजदीक बेहतर है तो फिर ठीक है, फिर लोग तो फिर सही निकल रहे हैं. समीना, यू मस्ट अकाउंट फॉर इंस्टेबिलिटी. आप वो समझती नहीं है इंस्टेबिलिटी क्या होता है. इंस्टेबिलिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है. इंस्टेबिलिटी से लोग बात नहीं करना चाहते हैं ऐसे मुल्क में, ऐसी इकोनॉमी में. उनको पता नहीं है क्या होने वाला है. ये है तोहफा, ये कू का तोहफा, ये है इंस्टेबिलिटी. मैं नहीं परवाह करता ये आया वो आया. इंस्टेबिलिटी ना करो खुदा के लिए. बिल्कुल, ये तो हर कोई मानता है हिलाल साहब. इसमें तो जल्दी नहीं इससे तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा. लेकिन इमरान साहब, अब जलसे में लोगों का आना और फिर जावेद लतीफ़ साहब का ये इकरार करना कि ये गैर मकबूल फैसला था. भाई अगर वो मकबूल थे तो आप लोगों ने क्यों हटाया उन्हें? देखें, जावेद लतीफ़ साहब की बात पे भी मैं करता हूँ. पहले आप ये एक बात समझें, इमरान खान साहब जो हैं वो क्या हैं. इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है. इमरान खान साहब, अगर कोई बंदा ये समझता है कि पाकिस्तानी सियासत से इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है या इमरान खान साहब को लोग भूल जाएंगे, तो ये इससे बड़ी गलतफहमी किसी की नहीं हो सकती. इमरान खान साहब एक क्राउड पुलर भी हैं. इमरान खान जलसे करेंगे, दुनिया आएगी, शायद इससे भी बड़े वो जलसे कर दें. लेकिन मामला देखना ये है कि क्या सिर्फ जलसे करने से आपका मकसद हल हो जाएगा. तो मैं समझता हूँ सिर्फ जलसे करने से मकसद हल नहीं होता. जावेद लतीफ़ साहब जो ये कह रहे हैं ना गैर मकबूल फैसला, वो ये कह रहे हैं कि देखिए उस वक्त इमरान खान साहब डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे. हम भी यहाँ बैठे, जितने सर्वे भी आ रहे थे, क्या था कि महंगाई की वजह से जो है वो लोग उस टाइम पे उन्हें लाइफलाइन उस वक्त, हाँ जी, लेकिन मामला ये है जी. आप फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इस हुकूमत का क्या लाहेमल है, जो इत्तेहादी हुकूमत है कैसे ये टैकल करेगी इस गैर मकबूल फैसले को. और साथ में बिलावल साहब भी आज नवाज शरीफ साहब के इफ्तार डिनर पर हैं, कल भी उनकी मुलाकात हुई, इस हवाले से भी गुफ्तगू. फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई है उसमें क्या चीज़ें तय की गई हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ इंतखाबी इत्तेहाद की भी बात हुई है, कुछ इस हुकूमत की सेटलमेंट की भी बात हुई है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल भी हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि बिलावल साहब का लंदन जाने का मकसद और मियां साहब के साथ मीटिंग का मकसद 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो मियां साहब को शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने में, हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने में और अदम एतमाद की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करें. उसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जिसमें सुनने को मिल रहा है कि जी कोई प्रेसिडेंट साहब की सीट मांग रहे हैं, प्रेसिडेंसी मांग रहे हैं, गवर्नरशिप्स मांग रहे हैं, फ्यूचर का अलायंस मांग रहे हैं. देखिए, मुस्तकबिल किसने देखा है. इलेक्शन में अभी टाइम है. इलेक्शन में नए इत्तेहाद बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, नई सफबंदी होगी, तो ये कबल अज़ वक्त बातें हैं. तो इस एजेंडे में जो चेयरमैन साहब का एजेंडा है, मियां साहब साथ मुलाकात का, सिर्फ यही था. उनका ये ख्वाहिश थी कि ओथ लेने से पहले उनकी मियां साहब के साथ मीटिंग हो, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन हैं, मियां साहब अपने पार्टी के हेड है, तो एक मुलाकात हो ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकें. लेकिन ये बात हो सकती है वैसे आगे आप लोग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं आपस में? कबल अज़ वक्त बात है आज की अफ्तार पे
और कल की मीटिंग में ये पॉइंट एजेंडे पे नहीं था। और फ्यूचर जब आएगा तो फ्यूचर में भी पॉलिटिक्स में कोई चीज़ बेअर्थ नहीं है। आप देखिए हमने पीडीएम बनाई थी, फिर पीडीएम टूटी, मतलब हम पीडीएम से निकल गए थे 2 जमातें, एमक्यूएम एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आज हम अपोजिशन जमातें फिर एक जगह पे हैं। एमक्यूएम हमारे साथ है और बाकी जमातें जो है वो हमारे साथ हैं। तो पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। पॉलिटिक्स में किसी मोड़ से जो है आप लोग आपस में मिल लेते हैं, आपस में जो है। कुंडी साहब, ये फरमा दीजिए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कब कराना चाहती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक वाहिद पॉइंट है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने भी क्लियर किया था कि हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सिफारिशात हमने चीफ जस्टिस साहब को भी जो है वो वहाँ पर जमा करा दी थी, जज साहबान के साथ भी जमा करा दी थी, हमने अपने कमेटी में भी जमा कराई हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। इलेक्शन कमीशन जो है अपनी तैयारी मुकम्मल करे, जो उन्होंने 6-7 महीने मांगे थे कि हम सेंसस कराना चाहते हैं। और हम अगर ये काम सारा 6-7 महीने में हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी तैयार है 6-7 महीने के बाद इलेक्शन में जाने? हम बिल्कुल, हम उससे पहले भी तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन तैयार हो, इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात की कि हमें टाइम चाहिए, जैसे ही वो तैयार हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए आज भी तैयार है, कल भी तैयार है, 6 महीने बाद भी तैयार है। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो पहली बात ये कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये देखने में आया कि कभी होता नहीं कि 2 सियासतदान मिलें और वो भी फिर एक पार्टी के चेयरमैन हो और दूसरी एक बड़ी पार्टी के कायद, तो वहाँ पे सियासी डिस्कशन ना हो और सिर्फ एजेंडा मुबारकबाद तक ही रहे। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सियासतदान मिलते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जब सियासतदान मिलते हैं तो सियासी बातें ही होती हैं। लंदन एक बड़ा तारीखी शहर है। चंद साल पहले यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पे दस्तखत हुए थे। हम इस पे भी बातचीत कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में तमाम अपोजिशन तो नहीं, अभी तो एलाइज है हमारे, जो हुकूमत के एलाइज हैं, हम तमाम मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 कर लें या चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दें, ताकि हम इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, अवामी मसाइल हल करने के लिए काम करें, ताकि लोगों को नजर आए कि माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में फ़र्क नजर आए। अगर माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में फ़र्क नजर नहीं आता तो फिर हुकूमत इसका मतलब ये, थैंक यू वेरी मच फैसल करीम साहब, आपने मेरे बात की, मेरे मौक़िफ़ की तायीद ही कर दी कि असल में वहाँ पे मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से भी, अपडेटेड मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से भी डिस्कशन होगी। दूसरा ज़रा ये बता दें कि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून ने जो MQM के साथ मुआहदे किए थे, उनको आप किस नज़र से देखते हैं, उस पर किस तरह से अमल होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदे भी जिस जमात के साथ, सियासी जमातों के साथ किए थे, इंशाल्लाह उस पर हम पूरा उतरेंगे। हमने जो कमिटमेंट की हम उसको ऑनर करेंगे, क्योंकि आज की बात नहीं है, कल हमें फिर इकट्ठे बैठना है। और खासकर MQM तो देखें, कराची में MQM की जमा जो सिंध में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM 2 हकीकतें हैं सिंध में, उनके साथ मिलकर हमें एक वर्किंग रिलेशन पैदा करनी है। हमारी बड़ी दूरियां हुई थी, अब वो वर्किंग रिलेशन थोड़ा हम नॉर्मलाइज हुए हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी MQM के साथ मिलकर बाकी भी इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो BNP है, चाहे ANP है, चाहे बाकी जमातें हैं, उन सब के साथ मिलकर जो है हम आगे बढ़ें। जो मुआहदे हुए थे इंशाल्लाह उसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। कुंडी साहब, ये बताएं, ये जो फातमी को निकाले गया है फॉरेन अफेयर्स से, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर बनेगा और उसके बाद हिना रब्बानी खर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो ये तारिक फातमी को तो उन्होंने बनाया था स्पेशल असिस्टेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो इसको अपॉइंटमेंट में पहले आप लोगों ने मान लिया था, फिर निकाला आपके इससे इजाज़त से कि किसी और के प्रेशर पे? नहीं जी, ऐसे है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्यूचर में फॉरेन मिनिस्टर होंगे चंद दिनों के बाद। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खर साहिबा हैं, और इस पे न हमारी सिफारिश पे वो लाए गए थे और न ही हमारी सिफारिश पर निकाले गए हैं, और न किसी और की सिफारिश पर जो है उनको निकाला गया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक मिनिस्ट्री में इतने लोग जो है वो काम कर सकते हैं।
सकते हैं। वो PMLN की तरफ से हमें था कि उनसे कोई तो पहले नहीं पता था इनको? PMLN की तरफ से हुकूमत की तरफ से गलतफहमी उनकी हुई थी, उन्होंने फिर वापस की। इस तरह अगर आप देखें, हमें जो है हमें IPC की मिनिस्ट्री दी थी, उन्होंने नोटिफिकेशन में गलती हुई कि उन्होंने हमें ह्यूमन राइट्स दे दी, फिर उन्होंने दोबारा उसको रिवर्स करना पड़ा और IPC हमें दी। तो एक उनका था, फातमीद साहब एक ऑनरेबल बंदे हैं, एक अच्छे मंजे हुए जो हैं, वो सियासतदान भी कह सकते हैं, टेक्नोक्रेट भी कह सकते हैं और सफारतकार डेफिनेटली हैं। ठीक, शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। तो जनाब फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका कहना है कि जनाब बिलावल और जो मियाँ साहब की मुलाकात है उसमें कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात नहीं हो रही, लेकिन शायद वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। इस पर क्या अंदर की खबर है इमरान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से। अहम मुलाकात हुई है लंदन में। लंदन भी बड़ा अहम रहा है हमारी सियासी तारीख के हवाले से और बड़ी इसके साथ भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अब इस जो मुलाकात में जो बिलावल और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई है, ये क्या कहानी लेके आती है, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, कल भी मुलाकात हुई और आज फिर है इफ्तार डिनर, तो क्या बातें हो रही हैं? देखिए समीना, दो तीन चीज़ें ज़रा समझ लें। आपको माजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 2004 में इसी तरह की एक मुलाकात हुई थी जद्दा में, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सरूर पैलेस में होते थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसफ अली जरदारी साहब उनके पास वहाँ गए थे। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने वो फ़िज़ा कायम की थी और वो वहाँ पे गए और उस मीटिंग में मिसाक जमहूरियत की बुनियाद डाली गई। फिर जो लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, असल में 2004 में उस पर वहाँ पे गुफ्तगू शुरू हुई थी और ये तय हुआ था कि इसको बुनियादी आगे बढ़ा के फिर इस पर काम किया जाएगा। उसी तरह से कल जो मीटिंग हुई है और आज जो इफ्तारी पे बुलाया, देखिए कल ये बात ठीक है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाके वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको आज कर्टसी के तौर पर आज अफ्तारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि आप अफ्तार हमारे साथ करें, लेकिन जैसे मैं फैसल करीम कुंडी साहब से कह रहा था, ये होता नहीं है, मुमकिन नहीं है कि सियासतदान मिले और सियासत पे गुफ्तगू ना हो। लिहाजा आज हमारे जो ज़राए हैं, हमारे वाकफ़ान हाल जो हैं, वो उनका कहना ये कि आज की मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो ना सिर्फ ये कि आने वाली सियासी जो है हालत उस पर बात करेंगे, बल्कि आइंदा इलेक्शंस के हवाले से ये भी बात हो सकती है कि कुछ हलकों में शायद ये सीट एडजस्टमेंट की बात करें या बड़े हलकों में इस तरह से हो कि पंजाब में इतनी स्पेस दे देंगे नून लीग पीपल्स पार्टी को, सूट करेगा उन्हें? अगर ये पंजाब में देते हैं तो उसके बदले वो उन्हें सिंध में देंगे और उसी तरह से फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनको भी साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर डिस्कशन होगी। ज़रूरी नहीं कि कोई हतमी फैसला हो जाए, लेकिन सियासी ऑप्शन जितनी भी हैं उस पर गौर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इलाली साहब, आपके ख्याल से जो इन लोगों को इकट्ठी करने वाली चीज़ थी, वो ये कहा जा रहा था कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को निकालना है, वो तो आपने उन्होंने निकाल दिया, तो क्या अब भी ये लोग आगे इकट्ठे चल पाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा बार बार इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर इनके आपस के इतने इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि ये लोग अलग हो जाते हैं। तो क्या इमरान खान का खौफ अभी भी इन्हें इकट्ठा रखने और आगे फिर इलेक्शन भी इकट्ठा लड़ने पे मजबूर करेगा? हो सकता है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कि जब तक इमरान खान है और जब तक वो इतना पॉपुलर है जो लगता है इस वक्त है, ये दो बड़े घबराए गए होंगे। ये सोच रहे होंगे कि जब भी ये आएगा हमारे पीछे फिर शुरू हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी और ये और वो, तो जुड़े रहो, साथ रहो और जब आप यूनाइटेड होंगे तो फिर देन यू मेक अ बेटर डिफेंस। तो मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जिस पे इमरान खान को कोशिश करना होगा तोड़ने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ी कमी है इस हमारे पॉलिटिक्स में, एक नेशनल पार्टी ठीक तरीके से उपरा नहीं है अभी तक। ठीक है, इमरान खान को फ्रंटियर में मेजॉरिटी है, मगर पंजाब में इट्स शेकी और किधर भी नहीं है इनके पास को ख़ास। तो यू हैव टू हैव अ नेशनल पार्टी। बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान हैज़ टू गो थ्रू।
ये जो साजिश हुई है, ये जो अमेरिका ने बता दिया है आपको कि आपको तगड़ा नहीं चाहता वो, दे वांट टू कीप यू वीक। देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एक मिरेकल होने वाला था। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 4.3% है और आपका खर्चा आधा हो जाए, जैसे हो सकता था अगर वीट और गैस और ऑयल आपको रूस से मिल जाए, माय गॉड, पाकिस्तान, लोग बात कर रहे हैं फेल्ड स्टेट, आज लोग कंपेयर कर रहे हैं श्रीलंका के साथ, वो तो इट वुड हैव बीन अ मिरेक्युलस रिकवरी। और उनके तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से इज कि आपके मंजे हुए दुश्मन हैं इस मुल्क में, और एक नेशनल पार्टी हमें चाहिए विच यूनाइट्स द कंट्री। और लगता यही है कि ये दोनों ने तो कोशिश पूरी कर ली है, ये नाकाम हुए, अब इसकी बारी है, लेट्स होप ही सक्सीड्स। ठीक, और वरना वो फिर मिलके कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हर जगह पे उसकी जो है वो है मौजूदगी, ये बात नहीं है। ज़रूर है कि पंजाब में थोड़ी से वो कमज़ोर हुए हैं, लेकिन वो जोर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी बहरहाल ऐसी एक जमात है जो मैं तो समझता हूँ कि सबकी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सीट्स के गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होना, उसमें तो अभी बहुत उसमें पंजाब में अगर उन्हें वो मजबूत हो जाते हैं तो उनको चांस मिल सकता है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी, लेकिन ये फिर PMLN को भी तो सूट नहीं करता ना, वो उन्हें इतना पंजाब में भाई वो तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो है, और मुझे यकीन करें बतौर पाकिस्तानी हमेशा एक बात का अफसोस रहता है कि ऐसी पार्टियां होनी चाहिए जो नेशनल पार्टीज हों, जिनकी नुमाइंदगी हर शहर में, हर सूबे में हो। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा ये भी बताएं कि ये पंजाब की जो सिचुएशन है, अब तो कोर्ट का बड़ा क्लियर कट डिसीजन भी आ गया है, इसका हल आपको क्या नज़र आ रहा है और इस सारे क्राइसिस से क्या निकलेगा? समीना, ये बड़ी ही अफसोस की बात है, यकीन करें, इतने अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, और कुछ नहीं। देखें, अभी महमूद रशीद साहब भी जब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि जी अगर वो इस्तीफ़ा हो गया तो बस ठीक है, गवर्नर ने अगर कर दिया जिसके भी नाम लिखा हो। दूसरी बात ये, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इज़्ज़त माब जनाब जो हैं अमीर अली भट्टी साहब, उन्होंने जब हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि जी आप 24 घंटे में अब इसका करें, तो फिर अब सदर साहब को चाहिए। देखें, सदर साहब ने बड़ा अच्छा किया, वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात हुई और उसके बाद बर्फ़ पिघली और उन्होंने वहाँ पे हलफ ले लिया। यहाँ भी आप हमजा शहबाज का हलफ करवाएं ताकि मामला चलें। सबसे बड़ा सूबा, दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क होता, अगर अलग मुल्क होता पंजाब, 12 करोड़ की आबादी के साथ, आपने उसको इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है और वहाँ पे इस तरह के मामला हो रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, आप किस तरह के मुल्क के साथ मुखलिस होने की बातें करते हैं? मुल्क में अनारकी मजीद फैल रही है। हिलाली साहब, वैसे ये बात तो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और ये एक बड़ा वजनदार स्टांस है कि जब आपने इसी सिस्टम में रहना है तो सिस्टम को चलने तो दें, वर्किंग रिलेशनशिप तो रखें। फाइट आप सिस्टम के अंदर रह के ही कर रहे होते हैं, आप बाहर जाके तो नहीं कर सकते। ठीक है, आज आपका गवर्नर है, कल ये भी हो सकता है आप गवर्नमेंट में आए, उनका तो गवर्नर हो। तो अगर आपका हमसाया एक आदमी है जिसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और उसकी पूरी ख़ानदान भगोड़े हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि उसके घर में जाके उसको मिलते रहें और यू ट्राई टू विन हिम ओवर? किस लिए भाई? आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके वैल्यूज़ आपके एंटिथिकल टू योर वैल्यूज़, आप क्यों जाके ये करेंगे? प्लीज़ अंडरस्टैंड ना, क्या एक कोई फैक्टर होना चाहिए जो यूनाइट करेगा इन लोगों को? कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। वो तो हाथ नहीं मिलाना चाहता है इमरान खान इनसे। एंड आई फ्रैंकली, मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हालांकि एक आदमी करप्ट है, हालांकि एक आदमी की कोई मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, जब वो हाथ बढ़ाता है मैं उसका हाथ ले लेता हूँ। शायद मुझे भी नहीं लेना था, शायद आपको और मुझे और इमरान याकूब को भी, हालांकि वो हाथ बढ़ा रहा है, वी शुड नॉट टेक इट। बिकॉज मुझे एक चीज़ पता है कि स्कैंडिनेविया में जो आदमी कन्विक्ट होता है टैक्स चोर, एज अ टैक्स थीफ, वो जब बार में जाता है टू हैव अ ड्रिंक, आप यकीन करें कि 3-4 लोग जो देखते हैं वो अंदर आता है, वो खिसक जाते हैं, उसको मिलते नहीं है। एक सोशल सैंक्शन होता है थीवरी को। इधर तो हमारा नेशनल पास टाइम है चोरी।
इधर तो क्या मैं आपको बताऊं, इधर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। माफ़ करिए, ये मेरा भी कसूर है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे घर पे मैंने दावत दिया है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, जिनके बैकग्राउंड्स ऐसे हैं जो मुझे उनसे शायद मिलना ही नहीं चाहिए। हिलाली साहब, समीना, बात असल ये है कि देयर इज नथिंग ब्रिंगिंग देम टुगेदर, तो ये यूनाइट कैसे होंगे? हिलाली साहब, आपकी बात जो है अपनी जगह, लेकिन बात सवाल ये है कि जब हमजा शहबाज इतनी वहाँ अपने वोट उन्होंने जितने उन्हें चाहिए थे उससे ज़्यादा वोट लेके वज़ीर आला मुंतखब हो गए, तो आप अब उनको खलफ क्यों नहीं लेने देते? क्यों रुकावटें पैदा कर रही हैं? सूबे को चलने दें। अब आप देखें ना, चौधरी परवेज़ लाई साहब जो कर रहे हैं कि एक तरफ काफ लीग देखें, काफ लीग के सदर और काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी दोनों इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात के बेटे हैं वो भी आज वजीर बन गए, उनके जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर साहब देखें, और उधर आपने साथ एक तरफ दूसरी तरफ आपने ये दे दी दरख्वास्त कि हमें अपोजिशन लीडर बनाया जाए। मामला ये है कि आप पंजाब में भी उसी तरह सिर्फ मैं ना मानू की रट लगा के देखें। चौधरी परवेज़ लाई साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन जो ये पूरा एक्ट हुआ है वो अपने जिस तरह से वो कर रहे हैं, शायद इसका अच्छा रिप्यूट नहीं जा रहा सोसाइटी में। वो शायद अच्छी सियासत कर रहे हों, लेकिन देखें वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा कि क्यों परवेज़ इलाही के साथ दोस्ती हो सकती है और दूसरे के साथ नहीं हो सकती है। हालांकि इमरान खान के अपने अल्फाज जो परवेज़ इलाही के बारे में है वो काबिले आई मीन वेरी ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन बात ये कि फिर हम हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात भी करते हैं तो फिर प्रिंसिपल स्टैंस भी होते हैं, राइट। चलिए जी, हम बहस को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ अभी हमें वाइंड अप करना है, लेकिन एक छोटा सा एक इशू है, बल्कि जो बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली अगर हम खास तौर पर बात करें गुटके के हवाले से। इमरान साहब, आप उसके हवाले से भी आज समीना, बात यह है कि कराची की जो आबादी है उसमें से आपको हैरत होगी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग गुटखा और छालिया इस्तेमाल करते हैं, और सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक कराची में एक दिन में कम से कम 10 करोड़ रुपए का गुटखा और छालिया इस्तेमाल की जाती है। 10 करोड़ रुपए रोजाना। उससे हो क्या रहा है कि गुटखा, छालिया और ये तंबाकू के इस्तेमाल से कराची में तेज़ी से लोगों में मुंह के कैंसर की बीमारी में इजाफा हो रहा है, और इतने केसेस आ रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। अब आपको पता है कैंसर का इलाज वैसे ही कितना महंगा है, और बहुत सारे लोग वो हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, गरीब लोगों से। वो जब ये गुटखा और ये छालिया इस्तेमाल करते हैं तो वो बेचारे, उनके ख़ानदान सफ़र करते हैं। अब कमिश्नर कराची ने एक आज भी इस पर मरासला जारी किया और उनसे कहा कि कानूनन तो पाबंदी है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो ये बेचते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पाबंदी तो हमेशा ही रही है, लेकिन मैंने तो खुलेआम ही बिकता देखा है। मैं खुद कराची में रही हूं और मैंने हर एक को यूज भी करते देखा है। कराची में रहे, तो बात है कि सिर्फ ऐसे हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ ऐसे ऑर्डर जारी ना किए जाएं, बल्कि इन पे सख्ती से अमल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।